हेलो एवरीवन, कल की क्लास के अंदर अपने गॉस लॉ के बारे में सीखा था और उसके एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन। तो पहले मैं बता देता हूँ गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस है आपकी, जैसे कोई भी क्लोज 3D सरफेस है, इसके अंदर आपने कुछ ये मान लिया Q1, Q2 और Q3 चार्ज है, तो इस सरफेस से नेट निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है कि इस सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी या फिर अंदर की तरफ आएगी। तो इसके बारे में बताता है कि इस सरफेस से अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ निकलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स के बारे में बताता है बेसिकली। तो देखो, अंदर बाहर की से पता चलेगा कि ये Q टोटल जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों के समीशन से Q टोटल जो इन है, या मैं इसे कह दूं Q इन जो है, इसी से पता चलता है कि नेट फ्लक्स आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। तो अगर पूरा Q इन पॉजिटिव है, Q इन टोटल अपना पॉजिटिव आ गया, तब नेट फ्लक्स बाहर की तरफ होगी। और अगर Q इन नेगेटिव है, Q इन नेगेटिव है, तब उस केस के अंदर क्या आएगा, फ्लक्स अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ये होता है, ठीक है फ्लक्स। ठीक है, ये अंदर या होगी या बाहर होगी वो पता चल गया। और गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि जो भी फ्लक्स होगी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर। और ये क्या होती है? फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि यहाँ से जो भी फ्लक्स इस सरफेस से निकल रही होगी या आ रही होगी, उसकी वैल्यू होती है क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मेरा क्यू इन नेगेटिव है तो फ्लक्स मेरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अगर क्यू इन नेगेटिव है, क्यू इन नेगेटिव, तो फ्लक्स मेरी नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव फ्लक्स वगैरह सब समझ गए। ये बेसिकली उसने ये फॉर्मूला बताया था कि ये दो वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अपन इसी से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, और फिर आगे करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ऐसा है कि एक क्यूब है ए साइड का, उसकी एक साइड है ए, तो वो क्यूब है और एक अपन को वायर दिया हुआ है 2L लेंथ का। तो पहले अपन एक क्यूब एग्जांपल, एक अपने को पहले क्यूब दे रखा है, ठीक है, उसकी एक साइड है, उसकी एक साइड ए है, ठीक है। तो और क्यूब है, तो यानी कि सारी साइड ए ए ए ए ए, ठीक है। और दूसरा अपन को दे रखा है एक वायर, बहुत ही पतला सा वायर है, और वायर की जो लेंथ है वो है 2a, और इसके ऊपर चार्ज जो है, चार्ज इसके ऊपर 2q मान लो। तो रो कितने, अल्फा कितना हो गया, लेमडा अपना हो गया, लेमडा इज इक्वल्स टू, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये होगी Q ओवर ए, 2Q ओवर 2a, Q ओवर ए। अपना लेमडा पता चल गया इसके लिए, लेमडा क्या है इस वायर के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फ्लक्स मैक्स। अगर मैं इस वायर को इस क्यूब के अंदर प्लेस करूं तो मैक्सिमम फ्लक्स कितनी निकल सकती है ये बताओ। और कंडीशन उसने क्या, पहले तो ये क्वेश्चन, चलो ये ट्राई कर लो कि फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स कितनी होगी ये पता करो। हिंट दे देता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू होती है क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हिंट है, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। मेरी अगर कोई वीडियो करने आया तो कम से कम एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें, बिना कॉपी पेन के कोई भी वीडियो मत लिया करो, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपन को पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू मैक्स निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है, यानी कि अगर मैं मैक्सिमम चार्ज इन निकाल लूँ, क्यू इन मैक्स निकाल लूँ, तब मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यही वेरी कर रहा है। तो क्यू इन मैक्स निकाल लेता हूँ। अब मेरा क्या है, वायर की चार्ज डेंसिटी कुछ लेमडा है, तो जितना ज्यादा मेरा वायर इसके अंदर आ सकता है उतना ही ज्यादा मेरा क्यू इन अंदर की तरफ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके इस कॉर्नर से लेके इसके लास्ट कॉर्नर तक बॉडी डायगोनल के अलाउंग मैंने वायर रख दिया। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a होती है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? इसी फॉर्मूला से, चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो चार्ज मेरे को पता करना है और लेंथ मेरे को पता है √3a, √3a। तो यहाँ से मेरा चार्ज कितना आ गया? चार्ज की वैल्यू आ गई √3 इंटू क्यू, √3 क्यू मेरा चार्ज आ गया। वहां से मुझे पता चल गया फ्लक्स की वैल्यू क्या है,
फ्लक्स इज इक्वल टू √3 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स मैक्स। समझ में आता है? मैंने क्या किया, मैंने कहा कि क्यू इन मैक्स निकालना है। क्यू इन मैक्स यानी कि मैक्सिमम लेंथ जितनी इस वायर की इसके अंदर आ सकती है, क्यूब के अंदर मैक्सिमम लेंथ जो आ सकती है वो √3a होगी। और फिर वहां से मैंने चार्ज डेंसिटी से उसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो लिखा, और क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स इन 2 कंडीशन। ठीक है, फ्लक्स तो 2 कंडीशन के अंदर फ्लक्स निकालनी है। देखो फाइंड, अगर देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायर है ना, द वायर मस्ट क्रॉस द सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब की सेंटर से वायर जरूर पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो क्यूब की सेंटर है उससे वायर पास होगा, ये पहली कंडीशन है। फिर उसके बाद उसने कहा क्या कि फाइंड फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स, और दूसरा फाइंड फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स कितनी हो सकती है। तो अब देखो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। तो अब देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब देखो मैक्सिमम तो ये हो सकती है, √3a से जब वो पास होगा तब वो सेंटर से तो पास ही हो रहा है, ये वायर जो है सेंटर से पास हो रहा है, इसके सेंटर से, तो मैक्सिमम फ्लक्स तो अपनी फिर भी वही आ गई, √3a। अपनी मैक्सिमम फ्लक्स कितनी आ गई, √3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मिनिमम फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स मिनिमम। ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो मुझे ये एक स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, तो स्क्वायर की सेंटर पॉइंट यहाँ से ऐसा दिखेगा ऊपर से टॉप व्यू। तो मैं क्या करूंगा, जितना वायर कम से कम इसके अंदर से निकल सके उतना वायर मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं ऐसे निकालता हूँ तो वायर की लेंथ कितनी निकलेगी, सिर्फ ए लेंथ ही निकलेगी। तो मैंने क्या कहा, फ्लक्स मिनिमम कितनी हो जाएगी, फ्लक्स मिनिमम, ए लेंथ मेरी मिनिमम है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, चार्ज ओवर लेंथ इज इक्वल टू Q बाय ए। ठीक है, तो मैंने लेंथ कितनी ली, लेंथ मेरी थी a, तो ये हो गई a। तो मेरा चार्ज कितना हो गया, मेरा चार्ज हो गया Q के बराबर, यानी कि इस a लेंथ के ऊपर Q के बराबर चार्ज है। तो मेरी जो Q इन हो गया वो कितना हो गया, Q। फिर फ्लक्स वाले फॉर्मूला में मैंने डाल दिया, फ्लक्स इज इक्वल टू Q इन ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन समझ में आता है? सिंपल सा क्वेश्चन था कि कितना चार्ज अपन अंदर लें उससे फ्लक्स में वेरी कर रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आज अपन अब आगे क्या करेंगे, अब अपन जो ये गॉस लॉ है इसे यूज कर करके पुराने कुछ एक एलिमेंट्स पे जो उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती थी वो पता करेंगे, प्लस उसके अंदर वेरिएशन डाल डाल के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं गॉस लॉ से वो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का पहले बता देता हूँ। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर तो पता ही है, इनफाइनाइट वायर, ये अपना इनफाइनाइट वायर है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस वायर का कुछ अगर आपको दे रखा है कि अल्फा दे रखा है, अल्फा क्या है, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखो ये इनफाइनाइट वायर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वायर पूरा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। फिजिक्स की टर्म के अंदर अपन बड़ी चीजें को भी इन्फिनिटी कहते हैं, जो बहुत बहुत बड़ी हो। जैसे कि अगर ये पॉइंट r की डिस्टेंस कुछ 10 सेंटीमीटर के आसपास है, और अगर इस वायर की डिस्टेंस कुछ 10 मीटर के आसपास है, 10 मीटर लंबी वायर है, तो ये वायर इसके लिए इन्फिनिटी जैसा ही है। तो ये 10 मीटर भी है ना वायर, तो इसके लिए इन्फिनिटी जैसा है। तो अपन को दे रखा है कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपन को कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ Q है डिवाइडेड बाय लेंथ है, Q डिवाइडेड बाय लेंथ है। ठीक है, लेंथ इसी कुछ भी L मान लो, अपन को मेन इसी से खेलेंगे, तो लैम्डा याद रखना, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो ये कह रहा है कि कुछ r डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन को पता है, इनफाइनाइट वायर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है r डिस्टेंस पे 2k लैम्डा ओवर r। ठीक है, यही होती है 2k लैम्डा ओवर r। अब अपन प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये 2k लैम्डा ओवर r के बराबर आती है नहीं आती। तो देखो गॉस लॉ के अंदर क्या कहता है कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स इज इक्वल्स टू
क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अपन को क्लोज सरफेस एक माननी पड़ेगी जिसका अपन क्लोज इंटीग्रल ले सकें। तो अपन को क्लोज सरफेस माननी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक सिलेंडर मान लूंगा, ठीक है। सिलेंडर कुछ आर डिस्टेंस का सिलेंडर, उसका रेडियस कुछ आर हो गया सिलेंडर का, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अभी एक सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, एक क्लोज सरफेस है। ये जितना चार्ज अंदर कंटेन करेगा उतना ही प्रोडक्ट होगा ई डॉट डी ए का प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना ही चार्ज कंटेन करेगा। अब देखो ई डॉट डी ए का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखा करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकल रही है। तो अगर ये एक क्लोज सरफेस है, इसके सरफेसेस कौन कौन से हैं, ई डॉट स्टेप वन करते हैं। स्टेप वन देखो, स्टेप वन कहता है कि सबसे पहले तुम वो निकालो कि क्यू इन कितना है, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल क्यू इन कितना है। तो स्टेप वन से अपन क्यू इन, अपन ने माना कुछ सिलेंडर है उसकी लेंथ एल है, तो अपन ने क्या कहा कि क्यू इन अपना आ गया भैया एल इंटू लेमडा, चार्ज डेंसिटी इंटू एल कर दिया, तो एल इंटू लेमडा अपना क्यू इन आ गया। स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए निकाल लो, ई डॉट डी ए वैक्टर का क्लोज इंटीग्रल निकाल लो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी इस सरफेस के। अगर ये देखो ये सिलेंड्रिकल वायर जो मैंने माना, एक्स्ट्रा सिलेंडर माना, तो इसकी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी, तो ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इसके टेंजेंशियली के परपेंडिकुलर, तो यहाँ ही होगा, तो एरिया वेक्टर भी यहाँ है। तो ये क्या हो गया इन दोनों का, ठीक है। एक तो ये मेरी कर्व सरफेस के लिए हो गया ई और डी ए, और दूसरी क्या है, अब ये सरफेस जो फ्लैट सरफेस है ऊपर वाली, अब अगर ये मेरा है तो यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी ये है, लेकिन इसके लिए एरिया वेक्टर कौन सा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर वाला, तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर हो गया डी ए। अब देखो ये क्या होता है, इसे मैं कहता हूँ इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा ई और डी ए के बीच का कॉस थीटा। तो अब ये दो की तरह वजह से हो सकता है, एक तो अपनी फ्लैट की वजह से जो ऊपर वाली फ्लैट सरफेस है उसका, और एक अपनी कौन सी होगी, एक कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस की वजह से। अब देखो अपन क्या करेंगे, फ्लैट की वजह से कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये वाली चीज तो फ्लैट वाली सरफेस के लिए 0 आ जाएगी, और कर्व सरफेस के लिए ई डॉट डी ए इंटू कॉस 0, ठीक है, इसका क्लोज इंटीग्रल। अब देखो ई को मैंने बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए वैक्टर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ई इंटू, अब अगर ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया पाई 2 पाई इंटू आर इंटू एल, समझ में आता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, ये इसके बराबर। तो अब देखो, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, तो ये मेरा इस वैल्यू क्या है इसकी 2 पाई आर इंटू एल, तो ये मेरी वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 2 ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि ई डॉट डी ए की वैल्यू आ गई, स्टेप 3 है, दोनों को इक्वेट कर लो, स्टेप 3 दोनों को इक्वेट कर लो, तो वो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू क्यू इन, क्यू इन अपना कितना आया था, लेमडा इंटू एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लेमडा, एल से एल कट गया, तो लेमडा ओवर 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो मैं कह सकता हूँ ये होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, और वो 2 यहाँ आ गया, तो 2k की वैल्यू हो गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे हटा दूंगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इसके यहाँ पे k लिख दिया, ये क्या आ गया, k लैम्डा ओवर r, सॉरी 2k लिख दूंगा,
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2 के बराबर आती है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी आ गई 2 के लैम्डा ओवर आर, इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और अगर वेक्टर ही चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा ओवर आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये हो गया, 3 स्टेप करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, अपन 3 स्टेप करेंगे और खत्म। पहला स्टेप क्यू इन निकालो, दूसरा स्टेप क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी निकालो, तीसरा स्टेप दोनों को इक्वेट कर दो। सिंपल सा काम है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब की बार अपन ने कुछ वायर लिया। अब अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ। अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखो ऐसा बनाते हैं वो कहते हैं कि कुछ एक वायर है और वायर के अंदर की साइड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी तो अपन ने वायर को बहुत पतला सा माना था ना, वो कहते हैं कि वायर कुछ इतना मोटा वायर है, ठीक है। और ये वायर हो गया मोटा, ये भी वायर भी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी समझिए ना कैसे इन्फिनिटी, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर के लिए इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर अपन ने एक सेंटर लाइन बना दी, ये मान लो एक सेंटर लाइन है, तो इस सेंटर लाइन से कुछ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ये आर बढ़ता जाएगा अंदर से बाहर, और इसका कुछ अपन क्या करते हैं, इसकी थिकनेस कुछ टी मान लेते हैं। तो सेंटर लाइन से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, t/2 होगी, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इनफाइनाइट वायर है और इसके लिए वो क्या दे रहा है, इसके लिए वो चार्ज डेंसिटी दे रहा है रो। तो रो की वैल्यू क्या होगी, चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो निकालना चाहो तो उसी से निकाल सकते हो, हिंट दे देता हूँ। इस केस के अंदर अपन क्या मानेंगे, अपन एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही मान लेते हैं। तो ये अपन ने कुछ आर डिस्टेंस पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली, ठीक है। तो सेम वैसा सही सवाल है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो। रो हो गया, आर हो गया, सब हो गया, अब ट्राई करके देखो। तो अब मैं बताता हूँ, देखो अब देखो स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 क्यू इन पता लगाओ। क्यू इन कितना होगा, अगर ये ऐसा है तो अपन को क्या करना है, देखो क्यू इन अपना कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसकी कुछ लेंथ अपन ने एल मान ली, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम मिल गई, वॉल्यूम इंटू इसका रो कर दिया तो मेरे को इसकी चार्ज डेंसिटी मिल गई। वॉल्यूम इंटू रो कर दिया तो मेरे को चार्ज मिल गया, इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है तो मेरे को क्यू इन मिल गया। स्टेप 2 क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वैक्टर, ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। स्टेप टू के अंदर अपन अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। इस पॉइंट पे क्या है, ऊपर की तरफ, और इसका मतलब इस पॉइंट पे भी है रेडियली आउटवर्ड इस तरफ, और इसका जो डी ए वैक्टर है वो ऊपर की तरफ, ये ई और डी ए वैक्टर भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो जो सेम उसी की तरह दो सरफेसेस के अंदर डिवाइड किया, फ्लैट वाली के लिए, फ्लैट यानी ऊपर वाली के लिए ई डॉट डी ए, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू जो थी वो थी 0, कॉस 90 भी लिख सकते हैं, तो वो हो गया 0। और जो कर्व सरफेस है उसके लिए क्या है, कर्व के लिए ई कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो है cos 0 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ई वेक्टर भी इसी तरह दी गई है, वेक्टर भी इसी तरह। इसके अंदर ई वेक्टर इस तरफ था और डी ए वेक्टर ऊपर की तरफ था, तो 0 हो गया। तो अपन इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, अपन इसे सिंपली लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए डॉट कॉस 0, यानी कि 1। तो इसे मैंने हटा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए वैक्टर, डी ए ओनली डी ए। तो अब देखो डी ए की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया कितना है, ये वाला डी ए के लिए अपन ने कर्व सरफेस का सरफेस एरिया कितना आएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। समझ में आता है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। स्टेप 2 अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट कर लो। तो ई डॉट डी ए वैक्टर 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से पाई और एक पाई गायब हो गया, आर से एक आर गायब हो गया, ठीक है, एल से एक एल गायब हो गया।
तो अपने पास क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो आर बाय 2, और सॉरी क्यू इन ये है, और अपना क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट आएगा नीचे, क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपन को बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन तो अपना आ गया था, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और कर दिया, तो ये आ गया रो इंटू आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में आता है इनसाइड पॉइंट के लिए क्या है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग लिख लेते हैं, ई इनसाइड रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आगे का निकालते हैं। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, पिछले केस के अंदर ही निकाला था। आउटसाइड पॉइंट के लिए वैसे मान लेंगे, इसे पूरे से बाहर की तरफ ऐसे मान लेंगे और वैसे निकाल लेंगे। निकालना है तो निकाल के दिखा देता हूँ, क्या 2 मिनट लगेगी। तो देखो अपन ने क्या किया, कोई भी अगर आउटसाइड पॉइंट है ना तो उसके लिए ऐसे ही काम करेगा जैसे कि कोई पतला वायर हो, और अगर तुम मेरी बात मानते नहीं हो तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये अपनी सेंटर पॉइंट आ गई, तो यहाँ से कुछ एक आर डिस्टेंस पे मैंने सिलेंडर बना लिया फिर से, तो ये कुछ सिलेंडर हो गया मेरा। ठीक है, ये कुछ सिलेंडर हो गया, इसकी लेंथ कुछ एल मान ली। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या निकालेंगे, तो वो देखो, तो ये मैंने माना 3 स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सारे लगाओ और दोबारा वीडियो पॉज करो और सारे स्टेप से सॉल्व करो। स्टेप 1 फाइंड क्यू इन, तो क्यू इन का पता लगाओ, क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा, इसके पहले इसने कितना वॉल्यूम इनर्ट किया, मतलब अंदर की तरफ कितना वॉल्यूम है, तो अंदर की तरफ मेरे को ये दिख रहा है कि भैया यहाँ से कुछ एक ऐसा सा सिलेंडर, इसने जितना इसका सिलेंडर है अंदर की तरफ का सिलेंडर उसने ऑक्यूपाई किया है, और इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस है t/2, तो ये क्या मतलब रेडियस है इसका t/2 इस सिलेंडर का। तो क्यू इन अपना कितना आ गया, क्यू इन आ गया पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू t/2 का होल स्क्वायर इंटू एल, एल लेंथ, ये फिर अंदर की तरफ जितना भी सिलेंड्रिकल पार्ट है वो पूरा आ गया, उसकी वॉल्यूम आ गई अपने पास, इंटू रो कर दिया यानी कि इंटू चार्ज डेंसिटी कर दी, तो अपने पास क्यू इन आ गया, और ये क्या है t/2। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन ने क्या किया, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 कहता है कि ई डॉट डी ए वैक्टर निकाल लो, ई डॉट डी ए वैक्टर का क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अपन को अब फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और डी ए वैक्टर भी इसी तरह के इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका कॉस थीटा की वैल्यू अपन लेंगे, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऊपर वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ऊपर की तरफ टेंजेंशियली, और डी ए वैक्टर यहाँ है तो इसका अपन नहीं लेंगे। तो देखो फिर अपन ने ये ई डॉट डी ए का इज इक्वल्स टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू, ये अपन ने क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए वैक्टर, कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, क्लोज सरफेस एरिया ये आ गया इंटू ई, दोनों को स्टेप 3 दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू, और क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो पाई इंटू टी ओवर 2 का स्क्वायर इंटू एल इंटू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या किया, 2 पाई आर दिख रहा है नहीं, तो 2 पाई दिख रहा है, पाई दिख रहा है, तो मैंने एक पाई उड़ा दिया यहाँ से, एक पाई यहाँ से उड़ा दिया, एल यहाँ पे दिखा तो एक एल यहाँ से उड़ा दिया। अब देखो, अब अपन को क्या दिखा, E इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, नहीं एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू रो डिवाइडेड बाय 8, और इसे कर दिया r, तो डिवाइडेड बाय 8r। ठीक है, तो कुछ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टी स्क्वायर बाय 8 इंटू रो इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड, और अपन ने यहाँ पे ये माना है कर्व सरफेस एरिया के अंदर अपन ने वो माना, और टी थिकनेस है। ठीक है, ठीक है, यही आना चाहिए टी स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ये आ गई, बाहर की तरफ अपनी ये आ गई, तो अब अपन क्या करेंगे,
एक बार अपन एक काम करते हैं, अगर मैं वहाँ पे t/2 वैल्यू लिख देता हूँ, तो t/2 लिखने पे अगर ये t² बचा, E डॉट डी ए वैक्टर मेरा क्लोज सरफेस एरिया आ गया बाहर की तरफ, क्यू इन मेरी आ गई, क्यू इन आ गई पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो, ये बात सही है। और यहाँ पे मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, पाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो एल से एल गया और आर से 2 पाई आर, पाई से पाई गया, तो मेरे पास बचा ये। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसे लिख लिया रिजल्ट को। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट लिख लिया। तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई एक मोटा सा वायर है तो उसके लिए, तो ई आउट अपना हो गया t² रो ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, समझ में आता है इतना। अब देखो, पहले केस के अंदर अपना क्या है, अपना अब तुम कहोगे आंसर तो आना चाहिए था E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ओवर आर। तो ये देखो, ये जो लैम्डा है ना, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लेंथ पर यूनिट चार्ज। लेकिन जो अपनी यहाँ पे ये जो दिया है ना रो, ये है लीनियर नहीं है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये रो की वैल्यू आती है वॉल्यूम ओवर चार्ज, तो इसलिए वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। यहाँ पे t² पाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है। तो ठीक है, तो अपन ने क्या कहा, तो अपन ने इसे इरेज किया, और दोनों केसेस के अंदर अपन ने दोनों केस के रिजल्ट अपने पास आ गए, ई आउट के लिए और ई इन के लिए। तो दोनों के लिए ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा, तुम चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो। ग्राफ किस किस के बीच में बनाओगे, ई वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के लिए। ये कुछ पॉइंट मान लो, x इज इक्वल्स टू t/2, और यहाँ पे कुछ मान लो x इज इक्वल्स टू माइनस t/2। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन के अंदर है, तो अपन इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव कह देंगे। तो दोनों केस के अंदर ग्राफ कैसे बनेंगे वो बना के देखो, वैल्यू तुम्हारे पास है, बस सिंपली प्लॉट करना है। और ये जो, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक्स यहाँ पे आर ले लो। तो देखो मैं बताता हूँ कैसा बनेगा। पहले वाला ग्राफ जब तक इन है, यानी एक्स की वैल्यू t/2 के अंदर अंदर है, तो ग्राफ इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कैसी होगी वो देख लेते हैं। तो देखो, जब मैं सेंट्रल लाइन से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस कुछ मूव कर दिया, तो मैं इनसाइड वाले का यूज करूंगा। तो वो क्या है, एक लीनियर सा ग्राफ है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये कुछ कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। स्लोप वगैरह निकाल लेना है। ठीक है, तो और दूसरे केस के अंदर क्या होगा, दूसरे केस के अंदर t² ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट x, तो यानी कि 1 ओवर x से है, तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा दूसरे केस के अंदर। तो आगे जाएंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों केस के अंदर अब नीचे की तरफ नेगेटिव आया है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और अगर मैं सेंट्रल लाइन से इस तरफ हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। तो अगर ये वाली डायरेक्शन है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नेगेटिव मानूंगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन इसे इरेज किया। समझिए ना, स्लोप इसकी क्या है, इसकी स्लोप ρ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो जितनी ज्यादा स्लोप, ग्राफ उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर वो कहते हैं कि दो वायर है, ठीक है, अगर ये दो वायर है, तो बताओ किसका रो ज्यादा, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अगर वायर 1 और वायर 2 है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये कुछ कह देगा कि x की वैल्यू t से कम है, तो x की वैल्यू t/2 से कम है, या जो भी इसकी जो ये थिकनेस के आधे से कम है, तो ये क्या होगा, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा, तो उसका ग्राफ उतना ही ऊपर आ जाएगा। तो अगर इसका ρ1 ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो वो समझ में आता है। अब अपन अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, चार्ज डेंसिटी से यही वाला सवाल दोबारा करके देख लेते हैं। एक और मतलब अच्छा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए अंदर क्या थी, सिग्मा r ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सिग्मा क्या, ρr ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट थी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए। तो अपन क्या करते हैं, अब देखो,
क्वेश्चन कहता है कि इसी का एक और अच्छा सवाल जो इसी से गॉस लॉ से अच्छा सवाल बन जाता है वो होते हैं कैविटी वाले से सवाल। वो कहेगा कि इस कैविटी निकाल दी मैंने और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं। तो देखो अपने पास है इनसाइड पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन कहेगा कि भैया कुछ एक इनफाइनाइट वायर था, ठीक है, कुछ एक इनफाइनाइट वायर था, मोटाई दी हुई है कुछ, ठीक है। तो वो कहेंगे कि इनफाइनाइट वायर के अंदर अपन ने एक कैविटी डाल दी। तो कुछ इनफाइनाइट वायर है, उसका सेंटर कुछ मान लिया अपना क्या है C1 सेंटर मान लिया, ठीक है। और उसके अंदर उसने कहा कि कुछ एक कैविटी मैंने निकाल ली, इस वायर में से एक वायर जैसी कोई पतले वायर की मैंने कैविटी निकाल ली, ठीक है। और ये भी कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक नीचे निकालते जाओ इस वायर से इन्फिनिटी तक। और इसका सेंटर कुछ C2 बता दिया उसने, C2 C1। और इस पूरे वायर की चार्ज डेंसिटी कुछ रो बता दी। चार्ज डेंसिटी समझ गया ना, वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी उसने बता दी, C1 C2 सेंटर दे दिए। और फिर ये कहता है कि इस कैविटी के अंदर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी। तो अगर अपन इसे टॉप व्यू से देखें तो एक बड़ा सर्कल इस तरह बना दूं, यहाँ तो एक बड़ा सर्कल, उसका सेंटर कुछ C1 और उसमें से एक यहाँ पे कहीं पे मान लो एक कैविटी निकाल दी इतनी सी, जो अपनी कैविटी है ना वो, इसका सेंटर कुछ C2, ठीक है। तो अब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो वो अपन को जज करनी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इस कैविटी के अंदर कोई भी एक जनरल पॉइंट, जैसे तैसे कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी उसी से अपन बाकी देख लेंगे। तो अपन ने मान लिया कि भैया ये एक कुछ पॉइंट P, इसे अपन ने कुछ जनरल पॉइंट मान लिया। तो अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसे ज्वाइन करो। तो ये वेक्टर क्या है, C1 C2 वेक्टर, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया अपना C2P वेक्टर, ठीक है, C2 से P को ज्वाइन करने वाला। और फिर अपन ने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा P2C1 वेक्टर, ठीक है। या फिर मैं कह दूं उल्टा, इसे यहाँ से यहाँ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा C1P वेक्टर। तो अब देखो C1P वेक्टर इज इक्वल्स टू C1 C2 वेक्टर प्लस C2P वेक्टर। समझ में आती है इतनी बात, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आता तब भी सेम होता, तो ये चीज़ सही है। तो अब मैंने क्या कहा, ये एक चीज़ मेरे को पता है तो मैंने अलग लिख ली। अब मैंने क्या कहा कि भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इस पूरे को मैंने एक पूरा एक फुल्ली फील्ड वाला मान लिया कि अगर ये फुल्ली फील्ड वायर होता तो मेरे को ऊपर से क्या दिखता कि ये कुछ सेंटर है इसका C1 और यहाँ पे कुछ एक P पॉइंट पे मेरा है पॉइंट P यहाँ पे है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। और फिर मैंने क्या कहा कि एक फुल्ली हो गया और इसमें से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दी। अगर मैं यहाँ पे एक जो इसकी रेंज जो है ना छोटा सा जो C2 चार्ज का है, तो मैंने ये C2 सेंटर का लिया और ये P पॉइंट, मेन यही था इस कैविटी के अंदर कुछ जनरल पॉइंट P था। तो मैंने कहा पूरे को फुल्ली फील्ड मान लो, उसमें से इस कैविटी की वजह से P पॉइंट पे जो होगा उसे निकाल देंगे, पूरे की वजह से P पॉइंट पे माइनस इस छोटी सी कैविटी की वजह से P पॉइंट पे, पूरे की माइनस दिस की। तो अपन ने क्या कहा, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब अगर है तो ये वायर ही, वायर के अंदर की तरफ कुछ P पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू क्या है C1 C2 C1P, ठीक है। और ये देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब अगर चाहो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करके लिख लो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, और ये कुछ नेगेटिव डेंसिटी का मान लो, पॉजिटिव डेंसिटी का भर दिया पूरा हो गया, इसे कुछ नेगेटिव डेंसिटी का मान लो C2, ये पतला सा वायर है कुछ नेगेटिव डेंसिटी का, इन दोनों की ऐड करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो ई नेट होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस रो इंटू आर, आर इसके लिए क्या होगा C2P डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा C1P इज इक्वल टू C2P प्लस CP, तो मैंने ई नेट पहले निकाल लिया। ई नेट अपना क्या आया रो ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और बाकी C1P माइनस C2P, ठीक है।
और मेरे को पता है C1P माइनस C2P इज इक्वल्स टू C1C2। ठीक है, तो ये मैंने लिखा C1P माइनस C2P, तो ये वैल्यू अगर मैं हटा देता हूं तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख सकता हूं C1C2। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, इस पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भैया, अगर ये मेरा P पॉइंट है तो इसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। देखो रो कभी चेंज नहीं हुआ, अगर एक वायर दिया हुआ है इसका कुछ रो चेंज नहीं हो सकता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों के बीच की वैल्यू है जो, वो भी कभी चेंज नहीं होगी। अगर किसी ने यहाँ पे कुछ कैविटी दी है, यहाँ पे कुछ है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो उस क्वेश्चन के लिए सेम ही मानी होगी उसने, तो ये होगी C1C2। तो अब अपन ने क्या कहा कि ये जो, अगर मेरी कैविटी इनसाइड है, ये कुछ कैविटी इनसाइड कैविटी है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ सेंटर C2 और इसका कुछ सेंटर C1, तो इसके कोई भी जनरल पॉइंट पे जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा C1 से लेके, अगर मैं C2 को ज्वाइन करूं तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ हमेशा ये डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड सबके लिए कांस्टेंट है। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड किसके पे डिपेंड करता है, C1 C2 पे डिपेंड करता है कि कितना ये इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है, उसी पे इसका मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ये इसी की लेगा, C1 C2 वेक्टर की डायरेक्शन लेगा। तो समझ में आता है, अगर मैंने काटी तो इसके अंदर कैसी होगी, तो इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसकी डायरेक्शन C1 से लेके C2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, अगला क्वेश्चन वो देखो, गॉस लॉ को यूज करके अब अपन आगे सीखेंगे कि शीट वजह की, शीट जो थी ना इनफाइनाइट शीट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैसे निकलेगी, तो वो सब सीखेंगे अपन। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो एक इनफाइनाइट शीट दे रखी है अपन को, तो उसके ऊपर उसने कुछ बता रखा है कि इसकी चार्ज डेंसिटी कुछ रो मान लो। तो शीट के दो तरीके से करेंगे, पहले नॉन कंडक्टिंग शीट और फिर कंडक्टिंग शीट। तो पहले करते हैं शीट नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में तुम डिफरेंस पूछोगे तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर कोई भी, अगर नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक है, कुछ 3D ब्लॉक है, ठीक है, तो अगर मैं इस 3D ब्लॉक के सेंटर पे कुछ एक Q चार्ज को रख देता हूँ, तो वो Q चार्ज जो है वो वहीं पे बना रहेगा, अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है। और अगर कंडक्टर है कोई या कंडक्टिंग शीट है, तो वो Q चार्ज क्या करता है, वो उसकी सरफेस पे आने की कोशिश करता है, क्योंकि कंडक्ट मूव कर सकता है चार्ज फ्रीली, तो वो उसकी सरफेस पे आने की कोशिश करता है। इसलिए चार्ज जो होता है उसकी चार्ज डेंसिटी वेरी कर जाती है, मतलब इनिशियल से फाइनल के अंदर। कंडक्टर के अंदर अगर मैंने बीच में रखा तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद बीच में चार्ज डेंसिटी 0 हो जाए और बाहर की तरफ सारी चार्ज डेंसिटी हो जाए। तो अब नॉन कंडक्टर लेते हैं, जहाँ पे चार्ज को जहाँ छोड़ा वहीं पे रहा। तो पहले एक शीट ले ली, ठीक है, और अगर मैं चाहे जितनी पतली शीट ले लूँ, मुझे दो फेसेस तो हमेशा ही दिखने को मिलेंगे। तो ये मेरी शीट है कुछ, ठीक है, बहुत ही पतली शीट है मान लिया, लेकिन फिर भी दो सरफेसेस तो मेरे को दिखेंगी, और ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और ये भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अब मेरे को दे रखा है इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी दे देगा, चार्ज डेंसिटी लेमडा दे रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके कुछ एरिया के ऊपर कितना चार्ज है ये दे रखा है, और इसकी जो बीचों बीच वाली सरफेस है ना, जो बीच के अंदर, या फिर बीचों बीच छोड़ो, इसकी जो राइट वाली सरफेस है उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और ये जो इनके बीच का गैप है ना, ये नेग्लेजेबल है, ना के बराबर गैप है। ये मैंने इतना मोटा बनाया, तुम इतना मोटा नहीं, एकदम पतली सी शीट है। अब देखो अगर मैं कोई पतली शीट लूंगा तो उसके दोनों पॉइंट के बीच का पेपर समझ लो ना, उसके दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस ना के बराबर है। तो मैं इसे हटा के अगर सिंपल सा एक शीट ही मान लूँ, या चलो डुअल शीट ही मान लेते हैं, ठीक है, दो साइड की शीट ही मान लेते हैं। तो ये कुछ चार्ज है, इसकी इधर वाली सरफेस पे चार्ज इतना है, तो इसका कुछ मान लिया चार्ज दे रखा है Q, और सरफेस एरिया कुछ भी है एरिया, ठीक है। अपन को मेन इससे मतलब है अल्फा लेमडा से, तो चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो अब अपन वही करेंगे गॉस लॉ से सॉल्व करने के लिए। स्टेप वन कहता है कि जो भी Q इन है पहले वो पता कर लो। तो Q इन पता करने के लिए पहले सरफेस माननी है, एक क्लोज सरफेस माननी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले एक, अब की बार एक सिलेंडर मान लिया, ठीक है, और इसे ऐसे रखा कि इसकी जो फ्लैट सरफेस है वो पैरेलल हो इसके। तो ऐसा सिलेंडर ऐसे रखा, अगर ये मेरी शीट है, ये उंगली मान लो मेरी पतली शीट है, तो मैंने कुछ ऐसे सिलेंडर मान लिया, ठीक है, और इसका कुछ रेडियस r मान लिया। तो और इसका रेडियस r मान लिया,
तो ये शीट यहाँ पे भी कुछ सर्किल सा कट करेगी, ठीक है। ये जो मेरा सिलेंडर है इस शीट के ऊपर कुछ सर्कल सा एरिया कट करेगा, ठीक है। तो स्टेप वन क्या है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया इंटू लैम्डा कर दूंगा, तो मेरे को चार्ज डेंसिटी से मेरे को चार्ज मिल जाएगा। तो क्यू इन मेरा कितना आ जाएगा, और ये आर डिस्टेंस है, मतलब रेडियस इसका आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू लैम्डा, ये मेरी हो गई टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, इसके इनसाइड, इस शेप के इनसाइड, सिलेंडर के इनसाइड कितना ये इनक्लोज कर रहा है, मेरे पास चार्ज आ गया। स्टेप टू कहता है ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ई वेक्टर डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल निकाल लो। तो अब देखो इस वाले केस के अंदर यहाँ से कुछ, अगर मैं शीट के कुछ फेस से कुछ एक्स डिस्टेंस पे हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बाहर की तरफ। और इस सरफेस के लिए, ये अगर मेरी सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यानी कि डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसके अलॉन्ग ही होगी ई, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ तो डी ए, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल। अब देखो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, एक इस सरफेस का इंटीग्रेशन और एक इधर वाली सरफेस का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी ए, ठीक है। ई वेक्टर भी यहाँ, डी ए वेक्टर भी, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ से निकल सकती है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अभी और इस पूरी कर्व सरफेस होगी, पूरी कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही होगी और वेक्टर इसके सरफेस के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो ई डॉट डी ए वेक्टर 0। तो अब एक जल्दी से बता देता हूँ, तुम लोग अब कुछ पूछोगे कि भैया पिछले केस के अंदर जब आपने वायर माना था, तब उस केस के अंदर आपने क्या कहा कि सिर्फ इसी सरफेस से ई डॉट डी ए का निकाल दिया था कि ई और डी ए, और आपने ये नहीं माना कि यहाँ से कुछ ई और ये कुछ डी आएगा। जानता हूँ कुछ लोग पूछेंगे सवाल। तो ये देखो पिछले केस के अंदर अपन ने क्या कहा था कि अपन ने इंटीग्रेशन जब किया था ना सरफेस का, तो अपन ने जो ये लिया था पूरा सरफेस एरिया लिया था, तो अपन ने क्या माना था, अपन ने माना था 2 पाई आर और इंटू एल। तो ये जितना भी सरफेस एरिया था ना पूरा का पूरा कवर हो गया था। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सरफेस एरिया बचा था, ये एरिया एक, नीचे वाला फ्लैट और ऊपर वाला फ्लैट, ऊपर नीचे फ्लैट से 0, और इस पूरे एरिया को तो अपन ने ई डॉट डी ए में कंसिडर ही कर लिया था 2 पाई आर के अंदर, तो उस केस के लिए अंदर जरूरत नहीं थी। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर अगर अपन सिर्फ एक का इंटीग्रेशन करते हैं ना ई डॉट डी ए एक की तरफ का, तो ये सिर्फ ये वाला एरिया कवर होता है इतना वाला, और ये वाला एरिया बच जाता है, तो इसलिए अपन को 2 एलिमेंट मानने पड़ गया। तो अब देखो अब अपन क्या करेंगे, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी ए यहाँ पे भी इन दोनों का अगर मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब की बार 3 सरफेसेस मान लेता हूँ चलो तुम्हारे लिए। तो एक सबसे पहले अपनी होगी कर्व सरफेस, कर्व के लिए क्या होगा, ई डॉट डी ए की वैल्यू 0 हो गई। और फिर ये मेरी राइट वाली को चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, जो राइट वाला ये वाला सरफेस है ना, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। वेक्टर लिए मैंने दोनों। तो अब ये मत कहना यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो बीच वाले के लिए, अब मतलब मैं इधर वाले के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा, डी ए वैक्टर और ई वैक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये ई डॉट डी ए भी पॉजिटिव। ये मत कहना इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ही होगी, नहीं, इलेक्ट्रिक ई डॉट डी ए का प्रोडक्ट मेन मैटर करता है ई डॉट डी ए वैक्टर का, और वो कॉस थीटा पे वेरी करता है, और कॉस थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो दोनों ही केस के अंदर ये पॉजिटिव आ गया, तो मेरा नेट ई डॉट डी ए कितना आ गया, नेट ई डॉट डी ए आ गया ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए इंटू डी ए, वैक्टर तो हट गया, और यहाँ पे क्या आएगा, ये और ये 2, तो 2 टाइम्स हो गया। तो स्टेप 2 मेरा हो गया कंप्लीट। स्टेप 1 था क्यू इन निकालो, स्टेप 2 था ई डॉट डी ए वैक्टर निकालो, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है इक्वेट, तो ये हो गया मेरा स्टेप 3। स्टेप 3 है इक्वेट, तो क्या है, क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन अपना कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2, ये और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया, तो फ्लैट सरफेस का पूरा सरफेस एरिया कितना है 2 ई इंटू पाई आर स्क्वायर, समझ में आता है इतना, पाई आर स्क्वायर, ये वाला टोटल सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर ही है, तो इसका क्लोज इंटीग्रेशन ये सरफेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर,
तो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे था और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, तो ये घट गया और 2 को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। तो देखो बचा क्या, लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बचा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी अगर एक शीट की वजह से क्या होती है, लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ही होती है, लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी, लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये इस पे आर पे वेरी नहीं करती, तो यानी कि ये थ्रू आउट कांस्टेंट होती है। तो चाहो तो चेक कर लेना, ये रिजल्ट होता है जो अपन ने पहले निकाला था। अब देखो अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि नॉन कंडक्टिंग का तुमने निकाल लिया, कंडक्टिंग के अंदर है ना, देखो एक दो जगह पे जहाँ पे गलती कर सकते हो ना तुम लोग, मैं वो स्पेशली पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो कंडक्टिंग के अंदर अगर वो कहता है कि इस केस के अंदर मान लो उसने कहा था कि भैया कि मैंने कुछ नॉन कंडक्टिंग के लिए कुछ कहा था कि क्यू चार्ज था और उसका कुछ टोटल सरफेस एरिया ए नॉट था, और क्यू चार्ज भी इसका क्यू नॉट चार्ज था पूरी शीट के ऊपर और कुछ सरफेस एरिया ए नॉट था। तो ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, और सरफेस एरिया, ठीक है, उसने कंसीडर कौन सा सरफेस एरिया किया कि जहाँ पे वो बाहर वाले सरफेस एरिया था। तो अब देखो, या दोनों सरफेस एरिया कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दोनों कंसीडर करोगे ना तो चार्ज डेंसिटी वेरी हो जाएगी, क्योंकि इधर वाली सरफेस पे तो क्यू 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 चार्ज था और पीछे की तरफ कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो वो ये वाला एरिया उसने कंसीडर करके दिया होगा, ठीक है। पीछे वाला एरिया उसने कंसीडर नहीं किया जो मैंने नेग्लिजिबल माना था, ठीक है। तो कुछ ए नॉट और क्यू नॉट दिया उसने। अब देखो वो क्या कहेगा, शीट कंडक्टिंग शीट के लिए कैसा कहेगा, शीट अगर उसने मान लो कुछ कंडक्टिंग दे दी, तो वो क्या कहेगा कि ये अगर ये शीट दी, तब अपन को दोनों जो होंगे ना फेस दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसने कुछ अगर क्यू चार्ज दिया होगा, तो वो क्यू चार्ज क्या होगा, कुछ Q/2 बाहर इधर राइट वाली सरफेस पे होगा और कुछ Q/2 पीछे वाली सरफेस के ऊपर रहा होगा। ऐसे चार्ज वेरी कर जाता है, लेकिन वो अपन को क्या कहेगा, वो कहेगा भैया चार्ज डेंसिटी दे रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इस शीट का अगर तुम आगे वाले पार्ट का भी कुछ एरिया ले लेते हो ना, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो लैम्डा, और अगर तुम पीछे वाला पार्ट उतना ही पीछे वाला पार्ट ले लेते हो तो एरिया कितना होगा, ट्वाइस एरिया हो गया, तो वो चार्ज उतना ही बढ़ जाएगा। तो यानी कि सिर्फ इधर वाली सरफेस एरिया का भी कुछ है, टोटल सरफेस एरिया उसने कंसिडर किया, यानी कि इधर वाली सरफेस का भी एरिया और पीछे वाली की सरफेस का एरिया, तो ये हो गया एरिया टोटल दोनों। तो एरिया ट्वाइस एरिया उसने कंसीडर किया दोनों का और कुछ चार्ज एरिया, ठीक है। तो वो है कुछ चार्ज डेंसिटी। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे। तो अपन ने एक सिलेंडर यहाँ से पास करवा दिया। अब देखो क्या होगा, सिलेंडर पास करवा दिया, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर स्टेप वन कहता है कि इसका कुछ चार्ज वार्ज जो तुम मान लेना, ठीक है, इसका कुछ रेडियस अपन ने आर मान लिया। तो अब ये यहाँ पे भी इस वाली बाहर वाली शीट पे कुछ सरफेस एरिया कवर किया होगा इसने, और पीछे वाली शीट के ऊपर भी कुछ सरफेस एरिया कवर किया होगा। ये एरिया क्यों जरूरी है, ये एरिया इसलिए जरूरी है ताकि एरिया को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो अपन को चार्ज मिल जाए कि अपन ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, इस सिलेंड्रिकल शेप ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है। तो अब देखो स्टेप वन, क्यू इन का पता लगाओ, क्यू इन कितना हो जाएगा, अगर ये कुछ आर रेडियस का है तो इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर और पीछे वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू कहता है कि ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल। तो अब इस केस के अंदर पीछे वाले की तरह होगा, ये देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बाहर की तरफ निकल रही होगी और इसका डी ए वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का कॉस थीटा 0 डिग्री। सेम यहाँ पे ई डी ए, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ देखो, और ये ई डी ए वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। तो अब देखो अब ये हो गया ई डॉट डी ए क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए वेक्टर पाई आर स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टेप 3 है ये, स्टेप 3, 2 पाई आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर गया और 2 भी गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई,
इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्यू इन क्या आ जाएगा इनटू लैम्डा, जो इसका चार्ज डेंसिटी पर चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो क्यू इन आ जाएगा सरफेस एरिया जितना इसने कवर किया, यहाँ पे सरफेस एरिया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और चार्ज कितना हो जाएगा इंटू लैम्डा, तो ये ओवर लैम्डा। तो अब समझ में आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, ये लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले केस के अंदर क्या था, जब अपनी एक सिंगल शीट थी नॉन कंडक्टिंग, तो उसके लिए अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो थी लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इस केस के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पिछले से डबल आ गई। समझ में आता है। अब देखो, अब ये पहले अपन डिस्कस करके देखेंगे कि क्यों आई अब सरफेस एरिया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डबल क्यों हुई। तो देखो मेन तो यही रीजन है इसका, चार्ज डेंसिटी उसने दे रखी है, तो चार्ज डेंसिटी रो दोनों ही केस के अंदर कांस्टेंट रही। अब इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर डबल उसने एरिया अपन के पास आ गया, तो क्यू इन अपना डबल हो गया। तो क्यू इन अपना डबल हो गया, उसकी वजह से अपना जो फ्लक्स थी वो भी डबल हो गई। पिछले केस के अंदर अगर कुछ फ्लक्स थी, फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पिछले केस के अंदर अपने सिर्फ एक ही सरफेस से अपन ने सरफेस एरिया लिया था, तो उसकी वजह से कुछ क्यू आया, ठीक है, क्यू नॉट मान लो। इस केस के अंदर क्या है, वैसी दो सरफेस बन गई, तो इस केस के अंदर अपना जो था क्यू इन वो डबल हो गया, तो इसलिए अपनी वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू से दुगनी हो गई। तो ठीक है, अब इनफाइनाइट शीट अपन ने कर लिया। अब इनफाइनाइट शीट पे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अगला करते हैं शीट। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मानते हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों शीट हो गई, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के आउटर मोस्ट पार्ट में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों आ गई। तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसके लिए थी, नॉन कंडक्टिंग के लिए, आउटर पार्ट के लिए, आउटर के लिए, आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए होगी, नॉन कंडक्टिंग के लिए लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे कि अपन ने मान लिया ये शीट है, तो क्वेश्चन कहता है कि भैया नॉन कंडक्टिंग शीट है, उसके इनसाइड पॉइंट के लिए कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता लगाओ। जैसे कि अपन ने उस वायर के लिए पता लगाया था ना कि वायर के लिए इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगी। तो सिंस नॉन कंडक्टिंग शीट है, मैंने अगर कुछ इनसाइड में पॉइंट रखे भी है ना, तो वो चार्जेस वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, तो उस केस के लिए पॉसिबल है। अगर कोई कहता है ना कि कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग शीट है, उसके ऊपर मैंने कुछ क्यू चार्ज अंदर रखा, प्लेस कर दिया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तब अपन क्या करेंगे, उस पूरे क्यू चार्ज को सरफेसेस पे ले आएंगे और सरफेस एरिया से निकाल लेंगे, उसका कुछ लैम्डा निकाल लेंगे और फिर सरफेस एरिया से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले किया। अगर एक कंडक्टिंग शीट दी हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और इसे अगर अपन 2D के अंदर देखें तो अपन को कुछ ऐसे दिखेगी, एक नॉन कंडक्टिंग शीट, इसकी कुछ T थिकनेस है, ठीक है। अगर मैं साइड से देखता हूँ तो मुझे कुछ T थिकनेस की, जो मेरा पेज की अगर मैं साइड से देखता था ना तो उसकी थिकनेस कुछ बढ़ा दी, T थिकनेस कर दी, तो ये मुझे कुछ साइड से कुछ ऐसी दिखेगी। और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन दिया उसने, इसने कहा कि मैंने प्लस 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 ऐसे मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, मतलब अंदर की साइड में यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है। तो वो क्या कहता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है। तो अगर ये मेरी कंडक्टिंग शीट होती, तो कंडक्टिंग शीट होती तो मेरा चार्ज पूरा क्या कर जाता, इन दोनों सरफेसेस के ऊपर आ जाता, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे पूरा चार्ज फैल जाता। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज यहीं का यही रहेगा। तो अब अपन को क्या करना है, 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व है भैया, 3 स्टेप, मात्र 3 स्टेप। तो अब अपन देखो वही 3 स्टेप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसी शीट है ये हटा देता हूँ, तो इनफाइनाइट शीट ही मानेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट का मीनिंग समझिए ना क्या होता है, इनफाइनाइट का मीनिंग लिटरली इनफाइनाइट नहीं होता, बस हाँ ये है कि 10 मीटर वगैरह बड़ी लेंथ है कुछ, ठीक है। तो अपन ने कुछ ये माना, तो मैंने क्या माना कि एक मैंने सिलेंड्रिकल शेप फिर से मान ली, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रही होगी, सिलेंड्रिकल शेप। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि भैया क्यू इन का पता लगा लो, जितना आपकी इस शेप ने इनक्लोज किया है चार्ज वो पता लगा लो। तो ये शेप कुछ ऐसी है, ये जो शीट है कुछ ऐसी है ना। अब अपन को, और मैंने कुछ एक ऐसी कैविटी निकाली है,
तो जो मेरे ये शेप अंदर की तरफ शेप आएगी तो वो कुछ एक सिलेंडर होगा। ये वाली जो शेप होगी, ये कुछ सिलेंडर ने चार्ज अंदर लिया होगा। तो मैंने क्या कहा, और एक काम करते हैं अपन इनसाइड पॉइंट के लिए निकालते हैं, आउटसाइड के लिए तो आंसर वैसा सही आएगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने एक इनसाइड पॉइंट के लिए ले लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने इनसाइड पॉइंट के लिए ले लिया, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट मैंने कुछ मान लिया कि मैंने कुछ सेंटर लाइन से मैं कुछ, इसे दोबारा ही बना देता हूँ। चार्ज कैसे फैला हुआ ये समझ में आ रहा है ना सबको। तो अब देखो, अब अपन ने क्या कहा कि भैया इसकी थिकनेस कुछ टी दे रखी है, तो और ये इसकी सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। सेंटर वाली लाइन से कुछ एक आर डिस्टेंस पे मैं गया और मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। ऐसा सिलेंडर बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। तो अपन ने ये कहा ये सिलेंडर है, तो अब इस सिलेंडर ने टोटल, ये शीट है तो शीट अपनी रही होगी वैसे। तो अपन एक काम क्या करते हैं, अपन ऐसा सिलेंडर बनाते हैं, उससे अपन को पूरा सही से चार्ज आ जाएगा। तो आर डिस्टेंस पे कुछ इस डायरेक्शन का, मतलब हॉरिजॉन्टल अपन ने सिलेंडर बना लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, स्टेप 1 क्यू इन का पता लगाओ। क्यू इन का पता क्या है, इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, तो क्यू इन क्या है, वॉल्यूम का पता लगाओ। वॉल्यूम होगी पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी कुछ पाई और इसका कुछ रेडियस आर मान लिया अपन ने, और यहाँ से डिस्टेंस को अपन ने एक्स मान लिया, जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ये मेरी पूरी वॉल्यूम होगी इस छोटे सिलेंडर की, इंटू इसकी चार्ज डेंसिटी रो। तो क्यू इन अपना आ गया, क्यू इन इज इक्वल टू दिस। स्टेप 2 कहता है कि जो भी इसका क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वैक्टर निकाल लो। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वैक्टर, अब जो मेरी फ्लैट सरफेस, अब ई कैसे निकल रही होगी, ई यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर, और डी ए वैक्टर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर यहाँ पे ई, और यहीं पे डी ए वैक्टर, तो ये हो गया यहाँ पे, और इस डायरेक्शन के अंदर ई, और इसी डायरेक्शन के अंदर डी ए वैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, स्टेप 2 ई, 2 ई और इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए वैक्टर, डी ए, सिर्फ डी ए इज इक्वल टू 2 ई इंटू, अगर मैंने कुछ आर मानी है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों को थर्ड स्टेप, स्टेप 3 इक्वेट कर दो दोनों को। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू रो इज इक्वल टू 2 ई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, मेरे पास क्या बचा, ई इज इक्वल टू एक्स रो बाय 2। समझ में आता है, कुछ भी अगर मैं डिस्टेंस मूव करूंगा तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक्स रो बाय 2। तो सेम पीछे से केस की जैसे सी आ रही है ना, एक अपन ने शीट मानी थी, उस केस के शीट या वायर मानी थी, वैसा सा कुछ आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। तो अपन ने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये अपना हो गया ई वर्सेस एक्स का। तो तुम प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो। तो इनसाइड पॉइंट के अंदर कैसे होगी, आर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रही होगी, ठीक है। और आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या है, आउटसाइड पॉइंट के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये मैंने मान लिया x इज इक्वल टू t/2, तब वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉलो किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू x रो बाई 2 तक फॉलो किया इसने। और फिर अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, r बराबर t/2, तो r बराबर t/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस फॉर्मूला के अंदर, t/4 रो, t/4 रो, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुम देखोगे ना निकाल के, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये t रो बाय 4 की वैल्यू होती है लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा काम है, निकाल के देखो कि क्या ये वैल्यू सही है गलत है, और निकाल के देखोगे ना तब ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है भैया। बस आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, और ये समझ गए, और कल की क्लास से और क्वेश्चन उठाएंगे। और 3 स्टेप के अंदर कोई भी गॉस के निकाल सकते हो, पहले क्यू इन निकाल लो, फिर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन निकाल लो, स्टेप 3 के अंदर दोनों को इक्वेट कर लो, ठीक है। बस इतना ही है गॉस। और अगर अब कल से अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और कि अपन ने शेप दे रखी है कुछ
जैसे स्फीयर वगैरह दे रखे हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, स्फीयर के अंदर कैविटी मैंने कर दी कुछ, और ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कल की क्लास से अपन करेंगे। ठीक है भैया।